गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पढ़ा था स्विट्जरलैंड का संविधान। आज तक अपन ने पिछले वीडियो में ब्रिटेन का संविधान पढ़ लिया, अमेरिका का संविधान पढ़ लिया और स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ लिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड के संविधान में आपने पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो वास्तविक जो मतलब शक्ति है वो किसके हाथ में, जनता के हाथ में, जनतंत्रात्मक यानी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। अब आज जो अपन पढ़ेंगे वो है जापान का संविधान। जापान के संविधान, हर देश का अपना अपना संविधान होता है और उस उन्हीं के अनुसार वहाँ का नागरिक है वो कर्तव्य करता है। ठीक है, तो जापान को सूर्योदय का देश यानी पूर्व का देश कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इसका नाम क्या है, निहोन, निहोन या निप्पन है। ठीक है ना। और इस देश में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। कहाँ होता है सबसे पहले, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपके छोटे क्वेश्चन में से आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो आपका आंसर होगा कि जापान प्रथम देश है जिसके अंदर सबसे पहले सूर्योदय होता है। जापान में संवैधानिक विकास, क्या क्या विकास हुआ है, किस तरह से, आज अपन थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं कि जापान का प्राचीन इतिहास रहस्य के आवरण से ढका हुआ है। जापानियों की मान्यता है कि क्या है, ये उनके टापू के ईश्वर की कृति है। यानी उनका जो कहना है ये है कि जो रचना है वो क्या है, ईश्वर की बनाई हुई रचना है। यहाँ पे किसी ने कोई संविधान नहीं बनाया है। और जापान का प्रथम सम्राट सूर्य देवता का पोता था जिसने उसे पृथ्वी पर शासन करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है। 19वीं सदी के प्रारंभ में जापान में सामंती ढंग की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। जापान का वर्तमान सम्राट 600 ईस्वी पूर्व द्वारा स्थापित राजवंश से सीधे संबंधित है। वहाँ पे क्या राजतंत्र बताएगा, जैसे आपने ब्रिटेन में पढ़ा है कि वहाँ पे क्या सम्राट के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। उसी तरह से राजतंत्र जापान के संविधान में भी क्या बताया गया है कि राजतंत्र यानी राजवंश से सीधे संबंधित है एवं उसका वंशधर है 1882 ईस्वी में मिनोमोटी वंश का एक व्यक्ति वास्तविक शासक बन बैठा। वास्तविक राजा का बेटा राजा, तो उन्होंने अपना ये वहाँ की जनता का ये वहाँ पे आलोचना का कहना है कि वहाँ जो है मीनामोटी वंश का एक जो व्यक्ति था वो वास्तविक शासक बन बैठा। उसने सम्राट से शोगुनी की उपाधि प्राप्त की। उसका अर्थ था महान जनरल। सभी सामंत उसके प्रति वफादारी रखते थे। शोगुन सम्राट से परामर्श किए बिना ही देश पर शासन करता था। ठीक है ना, ये किसी तरह का कोई परामर्श नहीं करता था। राजतंत्र जैसे आपने ब्रिटेन में पढ़ा था कि राजा का बेटा ही राज करेगा, इसी हिसाब से सम्राट से परामर्श किए बिना ही देश पर शासन करता था। बाद में यही पद एक प्रकार की संस्था बन गया था। शोगुन तंत्र तथा विदेशियों को कुछ सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान की गई थी। फलतः उनका तीव्र विरोधी प्रारंभ हो गया और 1888 ईस्वी में सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण भूमि को सामंतों के स्वामित्व के से सम्राट के स्वामित्व में हस्तांतरित कर दिया गया। सन 1882 ईस्वी में सम्राट ने राजमुकुट इटो को जापान में अच्छे शासन हेतु पश्चिमी शासन की संस्थाओं की समीक्षा का कार्यभार सौंपा। उनके प्रतिवेदन पर 1889 ईस्वी में नए संविधान का निर्माण हुआ। इसे मीजी संविधान कहते हैं। मीजी संविधान कहते हैं। 1889 ईस्वी में क्या है, नए संविधान का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया है मीजी संविधान। इस संविधान द्वारा साम्राज्य के अंश के रूप में सभी जापानियों को समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, सभी वहाँ की जो जनता है वो सारे अधिकार है वो समान रूप से प्राप्त करेगी। शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्धारण किया गया और सभी लड़के लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, कोई भी वहाँ पे मतलब अनपढ़ नहीं रहेगा, लड़की हो या लड़का या स्त्री और पुरुष, लड़की लड़के दोनों के लिए क्या कर दिया, प्रारंभिक शिक्षा है वो भी अनिवार्य कर दी गई। निजी संविधान के तहत 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जापान न केवल आर्थिक समृद्धि के शिखर पर था अपितु एशिया
की महान शक्ति भी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जापान ने अपना प्रभाव जापान के प्रयत्न प्रारंभ किए। सन 1894 में जापान ने कोरियर पर आक्रमण कर दिया, परंतु कोरियर चीनी साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, इस तरह से आप जो पढ़ रहे हो जापान के मतलब जापान का संविधान है सोवा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और जापान की प्रमुख चुनौतियां जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या दोनों ही क्या है वो यानी कम है के शब्दों में जापान की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या और अत्यंत अल्प भूमि है। यानी क्या वहाँ की जनसंख्या भी कम है और भूमि भी वहाँ पे कम है। पर्वतों के अधिक के कारण लोगों में रहने का स्थान सीमित हो गया है। वहाँ पे क्या है, चारों तरफ पर्वत से ढका हुआ देश है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी कम है और वहाँ जमीन भी कम बताई गई है। और यही कारण है कि जापान की गणना संसार के जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। इन सब के बावजूद भी जापान न केवल एशिया वरन समस्त विश्व के अग्रणी देशों में से एक बताया गया है। उसकी शासन प्रणाली के अध्ययन का कोई कारण विशिष्ट महत्व नहीं रखा है। इसमें कुछ कारण बताए गए हैं कि वह सबसे ज़्यादा अग्रणी किस तरह से रहा गया है। तो इसमें सबसे पहला कारण है जापान एक महानतम आर्थिक शक्ति। जापान एक महानतम आर्थिक शक्ति यानी आर्थिक शक्ति है जापान की, वो क्या है, महानतम है। जापान के एशिया में ही नहीं अपितु सब समूचे विश्व में महानतम आर्थिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में गणना की जाती है। यानी वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का जो प्रभाव वो भी अत्यधिक बताया गया है और वह हर देशों में अग्रणी बताया गया है। आधुनिक स्रोतों का अभाव होते हुए भी जापान ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए और विश्व के समृद्ध देश को चुनौती दे रहा है। आकार में एक छोटा सा देश होते हुए भी जापान अपने आप को विश्व की एक महान आर्थिक शक्ति बनने में सफल रहा है। जापान के इस आर्थिक उत्कर्ष के पीछे जहां उसके नागरिकों की लगन, निष्ठा और कठोर परिश्रम करने की क्षमता बताई गई है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो उनके पास अर्थ नहीं आएगा। तो ये बताया गया है कि जापान की जो जनता है वो बहुत ही मेहनती और निष्ठ और कठोर परिश्रम करने वाली है, इसलिए वहाँ की जो नागरिक है वो जो भी किसी भी कार्य को करते हैं तो लगन से करते हैं, इसीलिए वो क्या है एक महानतम आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदान किया गया। जैसे गुण रहे हैं वहाँ शासन व्यवस्था का भी कम योगदान नहीं रहा है। जापानी संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करके हमारे द्वारा उसके उत्कर्ष के रहस्य का भी पता लगाया जा सकता है। तो पहला जो इसमें कारण बताया गया है कि जापान की जो अध्ययन का जो महत्व है, विशिष्ट महत्व क्या है, क्या कारण है, तो जापान एक महान आर्थिक शक्ति वाला देश है। दूसरा कारण है जापान एशिया नवजागरण का प्रेरण स्रोत। जापान के संविधान के अध्ययन का महत्व न केवल इसलिए है कि वह विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति, वरन वह इस कारण भी है कि जापान एशिया का वह पहला देश है जिसने पश्चिमी साम्राज्य को चुनौती दी। एशिया राष्ट्रों में नवजागरण उत्पन्न करने वाली सबसे प्रभावक घटना 1904-05 में जापान द्वारा रूप को पारित करना था। इस घटना के एशिया के लोगों ने नई चेतना और आत्मविश्वास की एक लहर फैला दी। जापान ने एक नया नारा दिया कि एशिया वालों के लिए ही है। अगला जो कारण बताया है, जापान एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर। जब आपने जो पीछे स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा है वहाँ भी क्या है, जनता के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे कितना भी सरकार के द्वारा प्रतिनिधि चुन के आता है, लेकिन यदि कहीं भी कोई गलत कार्य मिलते हैं तो वो क्या है कि जल्दी ही जनता उसका निर्णय लेके अपने हाथ में ले लेती है। ऐसे ही जापान एशिया में संसदीय लोकतंत्र का घर है। जापान को पूर्व का इंग्लैंड कहा जाता है। वह एशिया का प्रथम देश है जिसने संसदात्मक शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया और लोकतंत्र की दिशा में अपने चरण बढ़ाए, जबकि एशिया के अन्य देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे। जापान में संसद की स्थापना सन 1890 में ही हो गई थी। इस प्रकार जापान की संसद एशिया में सबसे प्राचीन है। अगला जो कारण है, जापान ताजवादी लोकतंत्र। ताजवादी का मतलब सम्राट, क्योंकि वहाँ भी क्या है कि सम्राट ब्रिटेन के हिसाब से जो आपने पढ़ा है ब्रिटेन का संविधान, उसमें भी सम्राट के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ पे भी ताजवादी लोकतंत्र यानी यहाँ पे भी सम्राट यानी राजतंत्र अपनाया गया है।
ब्रिटेन की भांति जापान में एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ की शासन व्यवस्था को ताजवादी गणतंत्र कहा जाता है। ब्रिटेन की भांति यहाँ भी राज्य का अध्यक्ष सम्राट ही होता है। ठीक है, सम्राट ही होता है। इस प्रकार आज के प्रजातांत्रिक युग में जापान में राजतंत्र प्रचलित है। जापान में सत्तावाद की लंबी परंपरा रही है, अतः राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाले अध्येताओं के लिए यह विषय काफी दिलचस्पी वाला हो सकता है कि किस प्रकार जापान ने सत्तावादी की लंबी परंपराओं के बावजूद लोकतंत्र संस्थाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। सन 1945 में आत्मसमर्पण के समय की सैनिक तानाशाही की स्थिति से जापान में जिस तरह लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन हुआ वह एक आश्चर्य से कम नहीं है। तो अभी अपन ने कुछ कारण पढ़े हैं। ये कारण जापान के संविधान के अध्ययन का महत्व का कारण है कि किस तरह से जापान को विश्व का सबसे आर्थिक दृष्टि में उच्च श्रेणी का देश माना जाता है। तो वह क्या है कि जनसंख्या के आधार पर एक तो कम है और दूसरा वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है वो अधिक है और वहाँ की जनता है वो जिस भी कार्य को करती है वो लगन से करती है और वही कारण है देश को आगे बढ़ने